अब अगला कॉन्सेप्ट ये है सोशल कॉग्निशन का। कॉग्निशन यानी कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस जिनसे हमारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस होती है। सोशल कॉग्निशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे हमारी साइकोलॉजिकली हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सोशल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उसको प्रोसेस करते हैं। तो हम यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्ट्स की जब बात कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल्स आएंगे, ग्रुप्स आएंगे, पीपल आएंगे, रिलेशनशिप आएंगे और सोशल इश्यूज के बारे में बोल रहे हैं। हम यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। और सोशल ऑब्जेक्ट्स की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग बिहेव कर सकते हैं। और जो हमारा सोशल कॉग्निशन है वो हमारे मेंटल यूनिट से गवर्न होता है जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है कि इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे प्रोसेस करनी है, किसी भी सोशल ऑब्जेक्ट के बारे में। जो स्कीमा है वो बेसिक यूनिट है हमारी मेमोरी में। इट इज लाइक अ शॉर्ट हैंड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारा मेंटल एफर्ट कम करता है और जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, जो स्कीमास लोगों के बारे में होते हैं विच आर बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ पीपल, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। अब हम समझेंगे कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन और दूसरों के बिहेवियर को हम कैसे असेस करते हैं। जब भी हम एक सोशल इंटरैक्शन में होते हैं, जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं या पहली बार इंटरैक्ट करते हैं, तो हम उनके बारे में एक इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं या हम उनके बारे में क्या सोच पा रहे हैं, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इम्प्रेशन फॉर्मेशन। अगली एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी हम बात करेंगे वो है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया था, assigning causes to why a person behaves in a certain way. तो जो भी पर्सन है जो इम्प्रेशन फॉर्म कर रहा है उसको परसीवर कहेंगे और जिसके बारे में इम्प्रेशन फॉर्म हो रहा है उसको हम टारगेट कहेंगे। तो जो भी परसीवर है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को, उसकी क्वालिटीज को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपने इन्फ्लुएंसेस उसके बारे में बना रहे हैं। फिर जब उसको वो टारगेट के बिहेवियर को कॉज असाइन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूशन। सो परसीवर जो है इम्प्रेशन बना रहे हैं टारगेट के बारे में और अगर सिचुएशन डिमांड करेंगे तो वो एट्रीब्यूशन भी उसके बारे में या कॉज भी उसको असाइन कर ले। अब जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन और एटीट्यूड है वो बहुत तरह के फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि जिस तरह, पहली इसमें एक चीज आती है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है परसीवर को, और परसीवर के स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, उनका स्कीमा क्या है, किस तरह की पर्सनालिटी है परसीवर की, या उनके सिचुएशन कैसे हैं या सिचुएशन फैक्टर्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे इम्प्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं। जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन है वो तीन सब प्रोसेसेस में डिवाइडेड रहता है: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस। सिलेक्शन यानी कि हम कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसके बारे में हम, उसकी हेल्प से हम उस इंडिविजुअल के बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं based on our attribution of the action of the target person. अब कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो हमारे इम्प्रेशन फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करती हैं सबसे ज़्यादा, और दे कुड बी बायसेस एज वेल, और उसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पैक्ट करेगी इम्प्रेशन फॉर्मेशन को कि किस तरह से वो हमें
प्रेजेंट किया जा रहा है, पहले क्या प्रेजेंटेशन आ रहा है, बाद में क्या है और बीच में क्या है। तो प्राइमेसी इफेक्ट को कहा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन पहले हमें मिली उसके बेसिस पे जो इंप्रेशन फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे प्राइमेसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट उसको बोला जाता है कि अगर जो परसीवर है वो बाद वाली इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानती है या ज़्यादा फोकस रहती है उस टाइम पे पहले वाली इंफॉर्मेशन से ज़्यादा, तो उसको हम रीसेंसी इफेक्ट कहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बायसेस इस तरह से होते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये बंदे में मान लीजिए कि केयरिंग है तो वो हम उसको साथ साथ और जितने भी चीज़ें अटैच कर सकते हो, यानी कि गिविंग है, सपोर्टिव होना, तो वो सारी एक हैलो इफेक्ट की तरह सारी पॉजिटिव सेट ऑफ क्वालिटीज को हम अज्यूम कर लेते हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं कि एक बंदा किसी की हेल्प कर रहा है, हम सोचते हैं कि वो बहुत हेल्पफुल है, हमें लगता है कि अगर वो हेल्पफुल है तो उसमें बाकी 4 और क्वालिटीज एडिशनली जो कि इसी लाइंस में होंगी वो भी होंगी। तो इसे कहा जाता है हैलो इफेक्ट। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचें कि ये इंसान बहुत सुंदर है तो हाँ इसमें ये सारे क्वालिटीज भी होंगे, जैसे कि अच्छे से बात करना, प्रेजेंटेबल लगना, या अच्छा दिल होना, या केयरिंग होना, या लविंग होना। तो ये हमारा हैलो इफेक्ट है, ये एक तरह का बायस है। अब हम बहुत बार जो हम एट्रीब्यूशन असाइन कर रहे हैं, जो हम कॉज असाइन कर रहे हैं, या तो वो एक्सटर्नल हो सकता है यानी कि सिचुएशनल हो सकता है, या फिर वो इंटरनल हो सकता है यानी कि पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, एक बंदा है जो दूसरे बंदे को हिट कर रहा है। इंटरनल एट्रीब्यूशन ये होगा कि जो हिट कर रहा है वो ऐसा ही है, मतलब वो नेचर ही ऐसा है, वो बंदा एग्रेसिव है इसीलिए वो हिट कर रहा है। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन होगा कि बी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो हिट कर रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कहा जाता है इसे। अब बहुत बार हम दूसरों के फैक्टर्स को या दूसरों के डिस्पोजिशन को असेस करने के लिए इंटरनल फैक्टर्स से एसोसिएट कर देते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे कि एक बंदा टाइम पे काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये तो है ही लेजी। पर ऐसा भी हो सकता है सच कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो या फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो टाइम पे नहीं कर पा रहा। बट ये हमारा टेंडेंसी होता है कि हम दूसरों के बिहेवियर को इंटरनल फैक्टर्स से रिलेट करते हैं अदर देन सिचुएशनल फैक्टर्स। तो इसी को कहा जाता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। और हम अपनी सक्सेस को हमेशा इंटरनल फैक्टर से एसोसिएट करते हैं, जैसे कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया था और इसीलिए हम इतने सक्सेसफुल हो गए। और हम बहुत सारे फेलियर्स को, अपने फेलियर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स को देते हैं कि जैसे बैड लक हो गया कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इस तरह के एग्जाम्पल्स से हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। ये एक तरीका होता है कि हम अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे एक मॉडल एट्रीब्यूशन का आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास कभी कभी लोकस ऑफ कॉजुअलिटी और स्टेबिलिटी डायमेंशन पे कैसे वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। पहली चीज़ है, अगर इंटरनल हमारा एट्रीब्यूशन हो रहा है और स्टेबिलिटी है तो हम उसको सॉरी तो इसको इस तरह से समझिए कि स्टेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ बदलते नहीं हैं। अनस्टेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ बदल जाते हैं।
तो जो हमारी एबिलिटी है वो एक इंटरनल फैक्टर है और स्टेबल है, और टास्क डिफिकल्टी जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि स्टेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लक जो है एक्सटर्नल है और अनस्टेबल है, हमारा एफर्ट जो है वो इंटरनल है और वो भी अनस्टेबल है। तो इस तरह से कॉज़ुअलिटी को बर्नार्ड वेनर ने एक्सप्लेन किया है। अगेन एक्टर ऑब्जर्वर बायस भी एक चीज होती है जो इम्पोर्टेंट है समझना। जो भी एक्टर रोल में होता है वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन करता है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को कि ये सिचुएशन की वजह से हो गया, और इंटरनल एट्रीब्यूशन करता है पॉजिटिव बिहेवियर्स का, क्योंकि वो हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि लोग अपनी इमेज को पॉजिटिव रखना चाहते हैं,